इस इंटेग्रल को कैसे सॉल्व करना है? तो इस इंटेग्रल में आपने देखा कि हमारे पास जो सिंगुलैरिटीज हैं वो है +-π/2, +-3π/2 एंड सो ऑन। वो तमाम सिंगुलैरिटीज इस सर्कल के बाहर हैं, जबकि दो सिंगुलैरिटीज z² + 1 को हम z+1 z-1 लिख सकते हैं। तो दो सिंगुलैरिटीज जो है वो सिंपल पोल्स हैं, +-1, वो उस सर्कल के इनसाइड मौजूद हैं। तो जब वो उसके इनसाइड मौजूद हैं तो हमें चौके इंटेग्रल को इवेलुएट करना है, और इंटेग्रल इवेलुएट करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि 2πi एंड सम ऑफ रेजिड्यूज। तो हम इन दो पॉइंट्स पर रेजिड्यू फाइंड करेंगे, 1 पर और -1 पर। तो इस फंक्शन के 1 और -1 पर रेजिड्यूज फाइंड करके उनको ऐड कर लेंगे और 2πi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमें इस इंटेग्रल का आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि इंटेग्रल को इवेलुएट करने के लिए भी रेजिड्यूज काफी हेल्पफुल है। अच्छा, इससे रिलेटेड अब कुछ रिजल्ट्स हैं कि इफ एफ एंड जी आर एनालिटिक इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जी नॉट एंड इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन रेजिड्यू इज अ लीनियर फंक्शन। यूं कहें कि ए बाहर चला जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट जी नॉट एंड प्लस बी टाइम रेजिड्यू ऑफ जी ऑफ जी एट जी नॉट। तो इससे रिलेटेड यहाँ कुछ और रिजल्ट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, और ये एक्सरसाइज भी आप एक बार ट्राई करें तो बेहतर है। ओके जी, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, अब पूछ सकते हैं आपके जो जो क्वेश्चन थे। हेलो। आप तमाम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, मोहम्मद बिलाल, इवन वाली प्रॉपर्टी करवा दें, मुझसे वेरीफाई नहीं हुआ। तो वो जस्ट एक प्रॉपर्टी के तौर पर ही लें, उसको अप्लाई कर लें तो बेहतर है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, थ्योरम नंबर 3 है कि एफ हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जी नॉट, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन एफ की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है और फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ जी माइनस जी नॉट इक्वल है एफ ऑफ माइनस इंटू जी माइनस जी नॉट, तो उस सूरत में फंक्शन का रेजिड्यू जीरो होगा उस पॉइंट पर। प्रूफ में क्या कहते हैं कि सपोज दैट एफ इज इवन इन जी माइनस जी नॉट, then the Lorentz series expansion then the Lorentz series expansion around z naught cannot have odd powers of z minus z naught। बिल्कुल ठीक है कि जब हमारे पास फंक्शन इवन है z माइनस जी नॉट में, तो इट मींस दैट उसकी सीरीज में उसकी ऑड पावर्स तो आएंगी ही नहीं, और अगर ऑड पावर्स नहीं होंगी तो इट मींस दैट b1 भी जीरो होगा, क्योंकि b1 तो कोएफिशिएंट है ऑड पावर का। ओके। एट इंफिनिटी हम सिंगुलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंफिनिटी पर अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट 1/z के साथ उसे रिप्लेस करें और उसका बिहेवियर जीरो पर जांच लें। ये यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स भी बताए गए। कांस्टेंट फंक्शन इज एनालिटिक एट z इक्वल टू इंफिनिटी। कांस्टेंट फंक्शन इज द ओनली फंक्शन विच हैज नो सिंगुलैरिटी in C infinity. A polynomial of degree k has a pole of order k at the point z equal to infinity and so on। तो इस तरह से ये रैशनल के बारे में भी बताया गया। ओके जी, अब्दुल सत्तार। ओके, मेरा ख्याल है आप लोग अब क्योंकि मीटिंग में भी कम ही आ रहे हैं, या तो कुछ लोग वैसे इंटरेस्ट लूज कर बैठे हैं या फिर उन्हें कम्प्लेक्स समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये थ्योरम 5 आपने करवाया, रेजिड्यू एट अ पॉइंट एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n, जी जी जी। और इसके रिलेटेड आपने एक एग्जांपल भी समझाई, ये समझाई है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 9z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय जी क्यूब प्लस जी। कहाँ पे? हाँ, पहले मैंने की है बिल्कुल, अब ये थी। इस क्वेश्चन को
जी जी सर यही। जी जी। अब इस क्वेश्चन पर इस थ्योरम के साथ कर सकते हैं हम, ये जो काशी रेजिड्यू थ्योरम है। कोशी रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, एक मिनट, कोशी रेजिड्यू थ्योरम तो बेसिकली ये है ना कि इंटेग्रल इवेल्युएट कैसे करना है। ये देखें, रेजिड्यू सही। हमें पहले से मालूम होंगे तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इंटेग्रल इवेल्युएट करेंगे। ये है कोशी रेजिड्यू थ्योरम, बल्कि यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल। ये बताया है। एक मिनट, ये रहा ना कोशी रेजिड्यू थ्योरम के, इंटेग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा टाइम सम ऑफ रेजिड्यूज। रेजिड्यूज मालूम होंगे, उनको सम करेंगे और तब 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटेग्रल मिलेगा। और अगर आपको, अब एक चीज और नोट करें, अगर आपको इंटेग्रल मालूम है तो आप सम ऑफ रेजिड्यूज मालूम कर सकते हैं। ओके जी मकबूल, आपका यही क्वेश्चन था। जी प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय जी क्यूब प्लस जी। जी जी सर। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक फंक्शन है हमारा, यहाँ पर मोटिव ये है कि इसके पोल मालूम किए जाए और पोल के जी बाद जी फिर सर। उस उनके रेजिड्यूज मालूम किए जाए उन पोल्स पर। तो रेजिड्यू थ्योरम जो है, कोशी रेजिड्यू थ्योरम, वो हमें ये बताता है कि अगर आपके पास पोल पहले से मौजूद, सॉरी, रेजिड्यूज अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं तो आप इंटेग्रल जी जी। मालूम कर सकते हैं। ओके सर। ओके। और सर ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपने समझाया कि हैज अ सिंपल पोल आयोटा, कहाँ? अगर वो सर ना बताए कि मतलब ना आयोटा बताए, ना माइनस आयोटा के बारे में बताए, और ना जीरो का यहाँ से हमें पता चल रहा है बताए, ना खुद से, ये देखना फिर ये मैंने, सारे के सारे हमें फाइंड। यहाँ से हमें पता भी चल रहा है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप इसको, इसका इंटेग्रल मालूम करना चाहते हैं, इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी, एक ऐसी कर्व जिसके अंदर ये तीनों कर्व, तीनों मतलब ये पोल्स मौजूद हैं। देखें इसके पोल कौन कौन से हैं, एक जीरो है, एक आयोटा है और एक माइनस आयोटा है। ओके। अच्छा, हम कोई सी एक क्लोज कर्व लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो क्लोज कर्व ये वाली है, ये। ओके। जी सर। अब इस कर्व के अंदर तीनों पोल मौजूद है ना हमारे। जी जी सर। अगर हमें ये इसी फंक्शन का इंटेग्रल लेना हो, एफ ऑफ जी डी जी, तो ये इक्वल होगा 2 पाई आयोटा टाइम सम ऑफ द रेजिड्यूज एट जीरो, एट आयोटा एंड माइनस आयोटा। ओके। समेशन ओके आई सर। फ्रॉम 1 to 3, या जो भी जी। जिस फॉर्म में भी लिखते हैं, रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जी एट जी आई। ये जो तमाम जी आई हैं, हम इसमें से जी नॉट, जी वन कह लेते हैं जीरो को, जी टू कह लेते हैं आयोटा को, और जी थ्री कह लेते हैं माइनस आयोटा को। तो रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इस इंटेग्रल की वैल्यू इक्वल है 2 पाई आयोटा टाइम रेजिड्यूज ऑफ, रेजिड्यू ऑफ एफ एट जीरो प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ एट माइनस आयोटा प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ एट आयोटा। उन रेजिड्यूज को सम करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो इंटेग्रल मिल जाता है। थैंक यू सर। ओके, अच्छा जी, एक मिनट, मुझे एक क्वेश्चन भेजा था किसी ने, पहले मैं वो डिस्कस कर लूं। ओके जी। हेलो। जी जी सर। सर। ओके ओके, एक मिनट जी, वो एक एमसीक्यूज है, पहले मैं वो डिस्कस कर लूं। और आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है जी? थ्योरम 7 सर है, काशी रेजिड्यू थ्योरम। ओके ओके, इट मीन मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ नजर नहीं आ रहा, मैं ये पूछ लूँ। ओके, एक मिनट। अच्छा, ये एक इंटेग्रल था पेज नंबर 6 पर, नंबर 22। ओके।
ये इस इंटेग्रल के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो 22 है इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। अब देखें ये हमारे पास फिगर है और इस पर हमने इवेल्युएट करना है, तो इंटेग्रल ई पावर आयोटा जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी जी हमने इवेल्युएट करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी। अब ये टोटल कर्व को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं यहाँ पर। इससे नीचे वाली जो कर्व है इसको हम C1 कह देते हैं और इससे ऊपर वाली कर्व को C2 कह देते हैं। इस पॉइंट से ऊपर और नीचे दो कर्व मौजूद हैं। तो इस पूरे इंटेग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल अलोंग द कर्व C1 प्लस इंटेग्रल अलोंग द कर्व C2। ओके, अच्छा पहले पहले C1 पर इवेल्युएट करते हैं। C1 हमारे पास नीचे वाली कर्व है और इसमें सिर्फ एक सिंगुलैरिटी है और वो है माइनस आयोटा। अच्छा, तो इसी इंटेग्रल इंटेग्रल अलोंग द कर्व C1 हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं ई पावर आयोटा जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं जी प्लस आयोटा स्क्वायर एंड जी माइनस आयोटा स्क्वायर एंड डी जी। अच्छा, हमारी सिंगुलैरिटी माइनस आयोटा है, वो नीचे मौजूद है। तो हम इसे यूं लिखते हैं इंटेग्रल अलोंग द कर्व C1 ई रेज टू द पावर आयोटा जी डिवाइडेड बाय जी माइनस आयोटा होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय जी प्लस आयोटा होल स्क्वायर एंड डी जी। अच्छा, अब आप यहाँ पर कोशी इंटेग्रल फार्मूला लगा सकते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला फंक्शन है जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ई पावर आयोटा जी डिवाइडेड बाय जी प्लस आयोटा होल स्क्वायर, दिस इज एनालिटिक इन होल इनसाइड द कर्व C1। ये इस कर्व C1 के अंदर तमाम पॉइंट्स पर एनालिटिक है और सिर्फ नीचे वाला जो है यहाँ पर इसकी है एक सिंगुलैरिटी माइनस आयोटा मौजूद है। तो कोशी इंटेग्रल फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको फंक्शन एफ ऑफ जी मानकर चलेंगे। इसी तरह जब हम C2 को इवेल्युएट कर रहे होंगे तो इंटेग्रल अलोंग द कर्व C2 फंक्शन को फिर अब हम यूं लिखेंगे ई पावर आयोटा जी डिवाइडेड बाय जी प्लस आयोटा होल स्क्वायर। इस फंक्शन को ऊपर कर दें और नीचे बना लें जी माइनस आयोटा होल स्क्वायर एंड डी जी। क्योंकि कर्व के अंदर सिंगुलैरिटी जो आयोटा है तो ये जी माइनस आयोटा होल स्क्वायर को नीचे रहने दें, इसको फंक्शन एफ ऑफ जी बना लें। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ जी है वो इस कर्व C2 के इनसाइड तमाम पॉइंट्स पर एनालिटिक है। तो इस तरह से ये दो इंटेग्रल अलग अलग मालूम करके उनका सम अप करें। कोशी फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग तो इसे जीरो होना चाहिए, लेकिन ये जीरो नहीं है। कोशी इंटेग्रल फार्मूला लगेगा। ओके, अच्छा जी, फाइंड जीरो ऑफ साइन पाई इंटू 1 - जी डिवाइडेड बाई जी। तो एक मिनट, साइन इंटू पाई इंटू 1 - जी डिवाइडेड बाई जी, इसके जीरोज हमें चाहिए एफ ऑफ जी। Okay, it means that whenever f of z naught is equal to 0, then z naught will be called a zero of this function. तो हम इसे लिख सकते हैं sin pi into 1 - z naught divided by z naught that is equal to 0. ओके ओके, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं sin pi over z naught minus pi z naught over z naught. It means that pi only, that is equal to 0. So it means that pi over z naught minus pi should be equal to sine inverse 0, और sin inverse 0 होता है n pi पर। So pi over z naught minus pi should be equal to n pi, where n belong to z. So we can write pi over z naught is equal to n pi plus pi, या फिर z naught that is equal to 1 over n plus 1 pi, और ये जो पाई है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। सो 1 ओवर n प्लस 1 where n belong to z. All of these are zeros of this function. ओके जी,
तो ये इस फंक्शन के तमाम जीरोज हैं, 1/n+1। लेकिन सारा इसका आंसर 1 दिया हुआ है। ये 1 भी इसका आंसर है, 2 भी इसका आंसर है, सॉरी 1/2 भी इसका आंसर है, 1/3 भी इसका आंसर है। एन पाई कैसे आया? ये देखें, साइन इनवर्स 0 है ना, तो साइन कहाँ 0 होता है? साइन इनवर्स 0 जो कि है वो एन पाई के इक्वल है। जीरो भी तो हो सकता है ना, उन्होंने शायद सिर्फ 0 लिया हो, क्योंकि n बिलोंग टू z मींस दैट n कैन बी 0, n कैन बी 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। अगर आप 0 लेंगे तो फिर आंसर 1 आएगा। जी सर बिल्कुल। ओके जी, मेरा ख्याल है अब हमें मीटिंग एंड करनी चाहिए। हमारा एक आखिरी लेक्चर होगा इसके बारे में, और सर तब एक तक आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करते रहें। जो प्रॉब्लम व्हाट्सएप हो वो मुझे भेज दिया करें। सर जी जी एक क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप किया है, उसको जरा देखें, थोड़ा सा गाइड कर एक दें मिनट कैसे जी। सॉल्व करना है। एक्सक्यूज मी सर, एमसीक्यू कैसे आगे तुमको सर? जी सर एक मैंने भी आपको भेजा हुआ था वो लिमिट डेरिवेटिव और लिमिट फाइंड करने वाला सर, वो भी थोड़ा सा हिंट दे दें सर। एक मिनट चाहिए। नवीद साहब, आप सर कौन मेरा सा एमसीक्यूज कह रहे हैं? 9 सर 9। If f of z where u and v are functions of x and y, then partial, ओके ओके, ये देखिए जी। सर इधर एक क्वेश्चन है मेरा। एक मिनट जी, पहले मैं ये देख लूं कि इस इनका जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया कि if f is equal to u plus iota v, f of z that is equal to u of xy plus iota v of xy, then what is the, ये कल वाले एमसीक्यूज में से है कि जैकोबियन, व्हाट इज पार्शियल u v ओवर पार्शियल x y। अब ये है जैकोबियन। जैकोबियन किस तरह से मालूम किया जाता है? पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल v ओवर पार्शियल y, पार्शियल u ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल, सॉरी यहाँ पर पार्शियल v ओवर पार्शियल x लिखना चाहिए था, पार्शियल v ओवर पार्शियल x एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल y। इसमें रो और कॉलम्स को इंटरचेंज भी किया जा सकता है। तो अगर ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, इफ f, ओके ओके, इसके बारे में नहीं बताया गया कि ये फंक्शन एनालिटिक है या कैसा है। खैर, अच्छा, ये किसके इक्वल होगा? पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इससे ज्यादा कोई और ऑप्शन बनना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ और कंडीशंस अगर साफ देते तो फिर हम इसके डेरिवेटिव के बारे में बात कर सकते थे। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है जी। नवीद साहब, जी सर उसमें वैसे ऑप्शन ए बताया हुआ है, ऑप्शन ए। नहीं, वो ठीक कह रहा है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि देखें, फंक्शन हमें दिया गया और फंक्शन के बारे में ये नहीं बताया गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जी सर। ठीक है ना? तो सर ये ऑप्शन ए मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर उसके लिए? अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फिर ये हो सकता है एफ डेरिवेटिव एट जी मैग्नीट्यूड। देखिए कैसे, यहाँ एफ डेरिवेटिव एट जी किसके इक्वल होना चाहिए? पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, यही होता है ना? जी सर। ओके, और कोशी-रीमान इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है वो इक्वल होता है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, और पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होता है माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। ऐसा ही है? अच्छा, तो यहाँ ये जो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई ये दोनों बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस कर लें तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x और माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y।
यानी ये बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल या पार्शियल v ओवर पार्शियल x होल स्क्वायर। क्या ख्याल है? ये भी तो आखिर पार्शियल v ओवर पार्शियल x ही है। ओके, जी सर। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव का मॉड नहीं है, एफ डेरिवेटिव एट जी का मॉड लें इस फंक्शन से, तो ये किसके इक्वल होगा? पार्शियल u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल x स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। और अगर स्क्वायर लें जी सर। तो ये किसके इक्वल है? एफ डेरिवेटिव एट जी मॉड स्क्वायर। जी सर बिल्कुल। ओके ओके ओके, फार्मूला रॉन्ग नहीं जेकोबियन का? नहीं जी, ये ठीक है। जी सर, ऐसे ही आया था। ये दोनों सूरतों में हो सकता है। ये देखें, मैंने शुरू में इसलिए ये बात क्लियर की है कि ये जो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इसलिए पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई को चाहे आप रो वाइज लिखें या कॉलम वाइज लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। सर जी सर आपने ऊपर वो जीरो फाइंड किया था, वहां आपने लिखा था जी नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एन वेयर एन बिलोंग टू जी। जी जी। सर इधर अगर z इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो फिर जी नॉट अनडिफाइंड हो जाएगा। एक मिनट जी, अगर हम एन पुट करें -1, जी सर, ये लास्ट में बिल्कुल। हाँ -1 हम इसमें नहीं कर सकते, सॉरी ये मैं मिस कर गया। एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस। जी सर। ओके जी। सर जी लेकिन हो सकता है वो उस पे 0 हो जाता हो फंक्शन, ये अनडिफाइंड अगर होता है तो -1 पर ये भी तो हो सकता है। ये जी सर। नहीं नहीं, -1 पर ये नहीं है। ये देखें ना, अगर हम n को -1 पुट करेंगे तो z नॉट हमें मिलेगा अनडिफाइंड, यानी 1/0 टाइप। तो ऐसा नंबर यहाँ पर पुट करने से हमें आंसर 0 नहीं मिलने वाला, इसलिए 1/n+1 0 है, लेकिन उस सूरत में जब n -1 नहीं है। नहीं सर, ये जो आपने लिखा हुआ है साइन, इसमें एंगल जो है नीचे, ये जो जी है ये बेसिकली जी नॉट है ना। जी जी, z नॉट है। तो सर नीचे जब इन्फिनिटी आएगी तो वो 0 नहीं हो जाएगा उसका एंगल, तो साइन 0 पे 0 हो जाएगा ना। नहीं नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आप इसे ना एक बार करें, नहीं सर। आप ना मेरी बात सुने, z नॉट ना ये वाली z की वैल्यूज 1/n+1 यहाँ पर पुट करें, और फिर जरा n को -1 पुट करके भी चेक करें कि क्या इस फंक्शन की का आंसर 0 आता है। चलें ठीक है सर। ओके जी, तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ जी। MCQ नंबर 46 कौन सा है जी निम्रा? एक मिनट, मैं देख रहा हूँ जी व्हाट्सएप। कि ये रहा 46 में है कि इफ theta is the angle between the curves u and v where f is an analytic function, then tan theta is, तो क्या होगा tan theta? एक मिनट, ये सोचना होगा। theta is the angle between the curves u and v, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ z दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब चूंकि u और v जो है वो डिपेंड कर रहे हैं x और y पर, तो u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, इट मींस दैट, तो बंदा अनम्यूट ही ना करे। ओके, तो ये चूंकि दो कर्व्स हैं u और v, और यहाँ पर इस MCQs में कहा गया है कि बिटवीन द कर्व्स थीटा उन दोनों के दरमियान एंगल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व u है और ये वो कर्व v है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो इन दोनों के टेंजेंट्स के दरमियान एंगल होगा यहाँ पर, यानी उनके टेंजेंट या फिर, ओके अच्छा,
यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये बताया गया है कि ये थीटा है। ओके, अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इट मींस दैट कोशी-रीमान इक्वेशंस तो सेटिस्फाई हो रही हैं। पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल है पार्शियल v ओवर पार्शियल y, एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। तो अगर हम यहाँ पर y को इसको हम ड्रा करते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो जो u कर्व है ये भी तो आखिर x और y पर डिपेंड कर रही है। हम y को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर चलें तो ये मैं जी देख कर आपको बताऊंगा, मुझे अभी इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये मैं सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप ही कर दूंगा। पोलर फॉर्म से अगर आपने किया है तो आप उन्हें भी सेंड कर दें निदा, बल्कि ग्रुप में शेयर कीजिएगा, मैं भी देख लूंगा। कोऑर्डिनेट r एंड थीटा जी हो सकता है, उस तरह से भी हो सकता है। आपका कौन सा क्वेश्चन है अक्सर? ओके ओके, अच्छा आपका क्वेश्चन रिलेटेड है एनालिटिसिटी लिमिट के बारे में। तो मैं उसमें सिंपली आपको इतना बता दूं कि अगर हमें किसी फंक्शन की लिमिट इवेल्युएट करनी हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करते। और ये गलती वैसे मोहम्मद इकबाल की किताब में भी की गई है एक दो जगह पे इस तरह से। तो अगर किसी भी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने इस पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है तो लेफ्ट साइड राइट साइड की बात नहीं करते, बल्कि कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ फॉलो कर सकते हैं। हर पाथ से आंसर सेम आए तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। और यही रूल डेरिवेटिव के लिए भी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव की बात नहीं करते इसमें। ओके जी, जी सोहेल खान। हेलो सोहेल खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड का जो टॉपिक है सर कॉम्प्लेक्स में, यार ये बाकी क्यों बोलने लग जाते हैं? मोहम्मद बिलाल आपकी आवाजें आ रही हैं। हाँ जी सोहेल खान। जी सर अपर बाउंड और लोअर बाउंड सर ये है मेरे ख्याल में पहला चैप्टर ये कॉम्प्लेक्स का, आई थिंक दूसरा है लोअर जी। अपर बाउंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे अपर बाउंड और लोअर बाउंड को सर इन कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं नहीं, अपर बाउंड लोअर बाउंड कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ से आ गए? सर ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड है सेकंड फर्स्ट चैप्टर ही है सर कॉम्प्लेक्स में। आप जी सर कहीं है। अपर बाउंड लोअर बाउंड कॉम्प्लेक्स नंबर में? जी सर है। और भाई ये सर एक क्वेश्चन है लेकिन अपर बाउंड लोअर बाउंड तब होते हैं जब आपके पास ऑर्डर पाया जाता है। नहीं सर ये कॉम्प्लेक्स में है ना, शो डैट सर एक दो तीन चार क्वेश्चन है। नहीं नहीं, वो आप गलत कह रहे हैं। ठीक नहीं है ना, सर, आप वो मुझे भेजिएगा, मैं नहीं वो देखूंगा। मैं बता देता हूँ उसकी वजह, जिस जिस बाइस मैं कह रहा हूँ उसकी वजह ये है कि अपर या लोअर बाउंड से मुराद ये है कि आपके पास उनमें ऑर्डर पाया जाए। अगर नंबर्स के दरमियान ऑर्डर पाया जाए तब हम उनके दरमियान बात करते हैं कि फलां नंबर बड़ा है फलां नंबर छोटा है। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर पाया ही नहीं जाता, तो इसलिए इनमें अपर बाउंड या लोअर बाउंड की बात नहीं करते। सर ये हमने किए थे बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से ये निकाली थी अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स। नहीं नहीं भाई, मैं आपको उसकी बताता हूँ। उसमें यह है कि लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात की गई है। ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ना, z1 प्लस z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड,
और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड एंड होल मॉड, याद है? जी जी इसी जी की सर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कम्प्लेक्स बिल्कुल नंबर में इसी की नहीं बात बात कर रहे हैं, हम रियल में बात कर रहे हैं क्योंकि मॉड ले चुके हैं इनके। जी जी सर। ओके अच्छा, तो अब ये पूछा जी जा रहा है कि Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो ये हो सकती है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, क्योंकि जी इसका सर मॉड लेस देन और इक्वल है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड से, और ये बिल्कुल मॉड सर ग्रेटर ठीक देन है। और इक्वल टू मींस दैट Z1 प्लस Z2 मॉड की लीस्ट वैल्यू ये हो सकती है। जी तो सर जस्ट बिल्कुल। ये रियल नंबर में है, इसका कम्प्लेक्स के साथ लिंक नहीं है, बस यहाँ ये हुआ है कि उन कम्प्लेक्स के मॉड लेने से रियल नंबर मिले। बिल्कुल सर ऐसा ही है, मॉड लिया गया सर वैल्यू का, जैसे कि फॉर एग्जांपल z क्यूब माइनस 2 मॉड व्हेन z इज इक्वल टू z मॉड इज इक्वल टू 1। जी जी, जी इसका अपर बाउंड निकालनी है। अपर बाउंड फिर ना कहें, मैं कह रहा हूँ इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू कहें। या लोअर। जी जी, ओके सर, ओके सर, समझ आ ओके गई जी, सर। ओके जी। जी जी, मुझे पता है जवाब सब। ठीक सर है जी, इसका लास्ट लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स का? कल इसका लास्ट लेक्चर होगा। आपके जो जो जी सवाल सर हैं आप इतना ही। नोट कर लें। जी जी इतना ही सर। क्या मतलब, हमने क्या कम पढ़ा है? नहीं सर यही करते हैं ना, मोस्टली यूनिवर्सिटी में भी हमने यहीं थे, रेसिड्यू थ्योरम तक ही पढ़ा था। तो बस मैं भी इसलिए यहीं तक ही पढ़ाऊंगा। ओके ओके सर, इस सर टेस्ट भी ले सर, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस का भी नहीं हुआ सर। कैलकुलस का भी हो जाएगा, परेशान ना हो। कैलकुलस का भी हो ओके जाएगा, सर। ये भी हो जाएगा। असल में ना थोड़ा टेस्ट बनाने जी पे जी सर। टाइम लगता है, और फिर उसकी कीज वगैरह बनाने पे तो मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ, इस वजह से आपका टेस्ट नहीं ले सका। लेकिन उसके अल्टरनेटिव जी आपको मैंने कुछ काम दिया था, कल वाले आपने एमसीक्यूज नहीं किए,